हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं हूं अंशु कपूर और यह है 10th क्लास साइंस के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का 6th लेक्चर, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है ओम्स लॉ। सर जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 में एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से पोटेंशियल डिफरेंस V और इलेक्ट्रिक करंट I में रिलेशन एस्टेब्लिश किया था, जिसे हम सिंपली ओम्स लॉ कहते हैं। ओम्स लॉ इलेक्ट्रिसिटी का सबसे फंडामेंटल लॉ है और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देखिए, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज ओम्स लॉ। पोटेंशियल डिफरेंस V and electric current I. The relation between electric current I and potential difference V is known as Ohm's law. इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं वाटर पाइप का। तो वाटर पाइप के अंदर ये वाटर फ्लो हो रहा है और वाटर के फ्लो होने के लिए हाई प्रेशर एक तरफ और लो प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। और वाटर कहाँ से कहाँ फ्लो होता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। इसका मतलब वाटर के फ्लो के लिए हमें एक प्रेशर डिफरेंस की रिक्वायरमेंट होती है। वाटर के फ्लो के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? प्रेशर डिफरेंस। इसी तरह से अगर हम बात करें करंट की फ्लो की, तो करंट की फ्लो के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की। आपको लास्ट लेक्चर में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से करंट फ्लो होती है और करंट के फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर देखिए, ये एक कंडक्टर है और कंडक्टर में चार्ज फ्लो हो रहा है। चार्ज के फ्लो होने की डायरेक्शन ही करंट की फ्लो की डायरेक्शन होती है। पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने की डायरेक्शन ही करंट के फ्लो की डायरेक्शन होती है। अब करंट के फ्लो के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होता है। जैसे एक बात सुनिए, जैसे यहाँ पर पोटेंशियल है 5 वोल्ट और यहाँ पोटेंशियल है 0 वोल्ट। तो पोटेंशियल में डिफरेंस कितना हो गया? 5 माइनस 0 इक्वल टू 5 वोल्ट। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ अगर 5 वोल्ट पोटेंशियल है और यहाँ पर 2 वोल्ट पोटेंशियल है, तो 2 है तो लो पोटेंशियल ही ना। तो 5 वोल्ट और 2 वोल्ट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? तो 3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। ये बात आपको समझ में आई? इसका मतलब करंट के फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन इस लॉ में ये हमें ध्यान रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस करंट के प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब जितना ज्यादा यहाँ इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उतना ही इसमें से करंट फ्लो। इसका मतलब है कि किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उसमें से फ्लो होने वाली करंट के प्रोपोर्शनल होता है। यही ओम्स लॉ है। तो यहां पर हम बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमने क्या देखा था? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओके, यहां पर V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, और यहां पर I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां पर ये ध्यान रखिए, V का मतलब क्या होगा? क्या बोलना है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। V की जगह क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर is directly proportional to electric current flowing through the conductor। ये बात आपको क्लियर हुई? तो यहां हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कंडक्टर is directly proportional to the current flowing through the conductor। तो यही ओम्स लॉ है। लेकिन बट यहां पर एक बात और ध्यान रखनी है, ओम्स लॉ तभी एप्लीकेबल होता है जब कुछ फिजिकल कंडीशंस जैसे टेम्परेचर, प्रेशर और स्ट्रेन कांस्टेंट रहते हैं। मतलब जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उस एक्सपेरिमेंट के दौरान टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए, प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए, और स्ट्रेन का मतलब जो आप वायर के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कंडक्टर के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस कंडक्टर की लेंथ में चेंज नहीं होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस is proportional to current, but some physical condition has to be constant like temperature, pressure and strain। यही ओम्स लॉ है। but some
physical conditions like टेम्परेचर तो आपको पता ही है, ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड स्ट्रेन का मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर वो चेंज नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेन मस्ट बी कांस्टेंट। दिस इज ओम्स लॉ, दिस इज स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। तो यहां पर हम देखते हैं, यहां से हमने एक फॉर्मूला बनाया है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, करंट प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, यहां हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल टू करंट। और जब भी कोई प्रोपोर्शनल हटता है तो उसकी जगह एक कांस्टेंट आता है, जैसे ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, यहां पर जो कांस्टेंट आएगा, आप कहोगे सर प्रोपोर्शनल हटता है तो कांस्टेंट क्यों होता है? इसका एग्जांपल आप समझिए, जैसे यहां पर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, इस समय करंट थी 0.5 एम्पियर। जब 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस किया तो कंडक्टर में करंट फ्लो होने लग गई 1 एम्पियर। जब मैंने 3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस किया तो कंडक्टर में करंट फ्लो होने लग गई 1.5 एम्पियर। लेकिन ये प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल का मतलब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रही है वैसे वैसे करंट भी बढ़ रही है, लेकिन ये दोनों इक्वल तो नहीं है ना, ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर मुझे इन दोनों को इक्वल करना है तो मुझे यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना, क्योंकि 0.5 में 2 की मल्टीप्लाई करोगे तब 1 आएगा, तो मुझे इधर 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब ये दोनों तरफ नंबर इक्वल होंगे। इसलिए ये 2 ही यहाँ पर कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनल हटने पर कांस्टेंट इसलिए आता है क्योंकि इक्वल अगर आपको करना है तो दोनों तरफ की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना। इसलिए यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है ताकि दोनों तरफ की क्वांटिटी को वो इक्वेट कर दे। तो यहाँ पर R क्या है? R इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, क्योंकि प्रोपोर्शनल हटा और ये कांस्टेंट आया तो हमने बोला कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, एंड इट इज नॉन एज रेजिस्टेंस। अगर आप नोट्स बना रहे हैं ना तो ये मत नोट करना, ये रफ फर्क है, ठीक है बेटा? ओके, R इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट इज नॉन एज रेजिस्टेंस। तो यहां पर हमारे पास बात आती है कि रेजिस्टेंस अगर मुझे फॉर्मूला निकालना है, ये तो आपको समझ में आया, ये ओम्स लॉ था, इतना स्टेटमेंट हो गई। अब यहाँ पर ये R क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट इज नॉन एज रेजिस्टेंस। अगर आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप I को अपॉन में ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हुआ R इक्वल टू V अपॉन I। तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी, रेजिस्टेंस का डेफिनेशन भी बना सकते हैं, R इक्वल टू V अपॉन I से। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, मतलब कंडक्टर के किनारे पे लगा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या है V? बोलिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। I का मतलब क्या है? करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो यहाँ पे कैसे डिफाइन करेंगे? रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द ratio of potential difference across the ends of the conductor, potential difference across the ends of the conductor to current flowing through current flowing through the conductor. Okay, this is the definition of resistance. देखो बेटा, ये जो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है ये है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन, क्योंकि ये दो पोटेंशियल एक क्वांटिटी है, ये भी एक क्वांटिटी, तो क्वांटिटी से जो डेफिनेशन बनती है वो होती है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। लेकिन रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब होता है किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट को रोकना, ठीक है? तो ये इसकी क्वालिटी है रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस क्या काम करता है? तो रेजिस्टेंस की एक और डेफिनेशन बनेगी, इट इज द
इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर which opposes the flow of इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को क्या करता है? अपोज। तो आपको पूछे कोई कि रेजिस्टेंस की क्वालिटेटिव डेफिनेशन कौन सी है, तो ये मतलब रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है वो ये है। अगर एग्जाम में डेफिनेशन आती है रेजिस्टेंस की तो कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। ये फॉर्मूले से बनाई और ये जो काम करता है रेजिस्टेंस उसके अकॉर्डिंग हुई। यहाँ पर देखिए एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, कभी भी एसआई यूनिट हमेशा हमें फॉर्मूला को देख के बनानी होती है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला में क्या है? वी का मतलब वोल्ट, और अपॉन में क्या है? करंट का मतलब एम्पियर, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, ठीक है। और एक डिस्कवर किसने किया था ओम्स लॉ को? जॉर्ज साइमन ओम। तो इनके नाम के ऑनर में ओम हमने रख दी रेजिस्टेंस की यूनिट। तो एक तो होगी वोल्ट पर एम्पियर और एक हो गई ओम। इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये सिंबल है ओम का, ये कैप सी बनानी है, इसको बोलते हैं ओम, ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम और वोल्ट पर एम्पियर। ओम को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ओके। तो उसके बाद हम देखते हैं 1 ओम की डेफिनेशन ऑफ 1 ओम। तो यहां पर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? R इक्वल टू V अपॉन I इफ potential difference across the conductor is 1 volt and current is 1 ampere then resistance is 1 ohm। तो ये 1 तो ये भी 1, ये अपने आप लिख सकते हो आप। तो आप लिखो if potential difference across the conductor is 1 volt and current flowing through the conductor is 1 ampere then resistance of the conductor is 1 ohm। This is the definition of 1 ohm, okay। रेजिस्टेंस इज 1 ओम, ओम ऐसे लिखना है, ठीक है बेटा। उसके बाद बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप की। तो हम फिजिक्स के अंदर 12th क्लास में इसका एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करते हैं लेबोरेटरी में। तो कैसे परफॉर्म करते हैं? देखो, सबसे पहले जो भी सर्किट हमें बनाना होता है उसमें सर्किट की एनर्जी का सोर्स बनाना होता है विच इज बैटरी। करंट को मेजर करने के लिए क्या लगाना होता है? मीटर। करंट को ऑन ऑफ करने के लिए क्या लगाना होता है? की। करंट को कंट्रोल करने के लिए क्या लगाना होता है? रियोस्टेट, ठीक है। और एक कंडक्टर हमें निकालना है, लगाना है, जिसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट फ्लो चेक करनी है। और वोल्ट मीटर को हमने पहले पढ़ा हुआ है कि वोल्ट मीटर को हमेशा हम कैसे कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में। तो ये जो है एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। ये जो मैंने लिखा है, वोल्ट मीटर को सिंबल को V से डिनोट करते हैं, की को K से डिनोट करते हैं, रियोस्टेट को RH से डिनोट करते हैं। ये है कंडक्टर, उसका रेजिस्टेंस विच इज R। और हमेशा जब भी हम सर्किट बनाते हैं तो करंट फ्लो की डायरेक्शन हमेशा हमें रिप्रेजेंट करनी होती है, करंट फ्लो हमेशा हमें बताना होता है। ये देखिए, मैंने जो करंट फ्लो किया वो केवल यहाँ से किया, यहाँ से नहीं किया, क्योंकि वोल्ट मीटर में से करंट फ्लो नहीं होता है। वोल्ट मीटर पैरेलल में क्यों लगता है, ये बस 1-2 लेक्चर बाद हमें समझ में आने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ओके। उसके बाद एक वी आई ग्राफ बनाते हैं हम ओम्स लॉ के लिए। तो आपको पता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? I। अगर हम V और I के बीच में ग्राफ बनाए तो हम यहाँ पे लिखेंगे VI कैरेक्टरिस्टिक्स और VI ग्राफ, एक ही बात है, VI कैरेक्टरिस्टिक्स और VI ग्राफ, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है? V को एक बार हम इस ग्राफ में क्या करते हैं? V को X एक्सिस में रखते हैं और I को Y एक्सिस में रखते हैं। ये देखिए, ये है ग्राफ जिसमें मैं यहां पे रखता हूं वोल्टेज को, ठीक है। तो वोल्टेज को कहां रख रहा हूं मैं? X एक्सिस में। और करंट को कहां रख रहा हूं मैं? Y एक्सिस में। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। कभी भी ग्राफ बनाओ तो V लिखना है तो ब्रैकेट में वोल्ट जरूर लिखना और करंट के नीचे एम्पियर जरूर लिखना। देखिए, अब ये दोनों प्रोपोर्शनल हैं, इसका मतलब जैसे जैसे V इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे I भी इंक्रीज हो रहा है।
अगर केवल v इंक्रीज होता तो मैं ग्राफ में यूं चलता, क्योंकि केवल v बढ़ रहा है, v x डायरेक्शन में, केवल x डायरेक्शन बढ़ रही है। अगर केवल i इंक्रीज होता तो मैं ग्राफ में यूं चलता, ये देखिए ऐसे। लेकिन दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, v और i दोनों प्रोपोर्शनलिटी में इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए मैं ऐसे चलूंगा। ये बात आपको क्लियर हुई? और इसको बोलते हैं हम स्लोप ऑफ द ग्राफ। क्या बोलते हैं इसको? स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप। और इस स्लोप का एक फॉर्मूला होता है जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। इस स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा, एंड tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस p अपॉन b। अगर यहां एक ट्राइंगल बनाए तो परपेंडिकुलर कौन होता है? थीटा के सामने वाला, ये थीटा के अपोजिट। तो ये जो लाइन है इसके पैरेलल क्या है? इस लाइन के पैरेलल कौन सी लाइन है? ये वाली। और यहाँ क्या है? करंट। तो ये भी क्या होगी? करंट। और बेस क्या है? v। तो यहाँ क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर इज i अपॉन में v। तो tan थीटा यहाँ पर क्या होगा? i अपॉन v। तो आपको यहाँ पर पता है कि v अपॉन i रेजिस्टेंस होता है, तो उल्टा करो इसका, i अपॉन v क्या होगा? 1 अपॉन r, रेजिस्टेंस का उल्टा। तो अब एक नई क्वांटिटी हमारे पास आई है, रेजिस्टेंस का इनवर्स। तो रेजिस्टेंस की जो इनवर्स क्वांटिटी होती है इसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस। इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस। ओके, तो आई वी, ये देखो एक मिनट, यहाँ पे वी आई, देखो वी कहाँ रखा है मैंने? एक्स एक्सिस में, आई कहाँ रखा है? वाई एक्सिस में। इस केस में जो स्लोप हो रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है कंडक्टेंस। क्या होता है कंडक्टेंस? रेजिस्टेंस का इनवर्स, रेजिस्टेंस का उल्टा। जिसका रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होता है उसका कंडक्टेंस उतना ही कम होता है। अभी हमने क्या देखा था? वी आई ग्राफ, मतलब v को हमने रखा था x एक्सिस में और i को रखा था हमने y एक्सिस में। अब हम बनाएंगे यहां पर i v ग्राफ, या हम सिंपली कह सकते हैं i v कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें क्या करेंगे हम? पिछली बार क्या किया था हमने? v को रखा था x एक्सिस में, इस बार हम रखेंगे i को x एक्सिस में, ठीक है, और v को हम रखेंगे y एक्सिस में, ठीक है बेटा। तो इस बार भी बात तो वही है कि v और i एक दूसरे की प्रोपोर्शनल है, तो दोनों एक साथ इंक्रीज होंगे, मतलब ग्राफ ऐसे आगे बढ़ेगा। स्ट्रेट लाइन बोलते हैं इसे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। अब लेकिन इस कंडीशन में जो हमारे पास स्लोप है वो क्या होगा? तो स्लोप क्या होता है? tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर। इस बार परपेंडिकुलर कौन है थीटा के सामने? यहां से यहां तक बताइए, v। तो v अपॉन i, बेस कौन है इस बार? i। तो इस बार जो स्लोप हुआ वो हुआ रेजिस्टेंस। तो इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आया जिसमें आपको ग्राफ बना हुआ होगा और आपसे पूछेंगे कि इसका स्लोप रेजिस्टेंस है या कंडक्टेंस है, तो इस तरह से आपको बताना है। तो इस बार स्लोप क्या है? रेजिस्टेंस है। क्लियर हो गया आपको? तो इस केस में वी आई ग्राफ जो मैंने बनाया है, या आई वी ग्राफ इसको कह सकते हैं, इस केस में जो स्लोप है वो क्या है? रेजिस्टेंस है। ओके, उसके बाद बात आती है कि किसी सर्किट में अगर हमें करंट को कम करना है, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? करंट को अपोज करना। तो किसी सर्किट में करंट ज्यादा फ्लो हो रही है, करंट को हमें कम करना है, तो उस सर्किट में हमें क्या लगाना पड़ेगा? रेजिस्टेंस। लेकिन रेजिस्टेंस कोई फिजिकल चीज नहीं है जो हम लगा सकें। फिजिकल चीज होती है रेजिस्टेंस की, रजिस्टर। तो रजिस्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, या जिसके पास रेजिस्टेंस होता है। तो एक ऐसा डिवाइस जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उसको बोलते हैं रेजिस्टर, ठीक है। तो आपको किसी सर्किट में रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है, किसी सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ाना है, तो आप क्या लगाएंगे उस सर्किट में? रेजिस्टर लगाएंगे, ठीक है। ए कंपोनेंट in an electric circuit which offers resistance to the flow of electrons constituting electric current is known as a resistor। तो resistor क्या होता है आपको समझ में आया? ओके। अब एक बात और ध्यान दीजिए कि किसी भी सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पर डिपेंड नहीं करता है। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है किसी सर्किट के लिए। मैं आपको बताता हूं कैसे। यहां पर
मान लो वोल्टेज है 2 और इस समय करंट थी 1 एम्पियर। इस समय वोल्टेज है 4 एम्पियर और करंट 4 वोल्ट और करंट हो गई 2 एम्पियर। तो इस केस में रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस क्या होता है? वोल्ट अपॉन में करंट, V अपॉन आई। तो V कितना है? 2 अपॉन में 1 कितना आया? 2 ओम। और इस एग्जांपल में भी 4 अपॉन 2 कितना आया? 2 ओम। रेजिस्टेंस चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। कौन चेंज हुआ? पोटेंशियल चेंज हुआ, करंट चेंज हुई, लेकिन रेजिस्टेंस चेंज नहीं हुआ। तो रेजिस्टेंस वोल्ट और करंट पर डिपेंड नहीं करता है। इसका तभी तो हम कहते हैं रेजिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट। अब ये क्लियर हुआ? तो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस। थैंक यू वेरी मच।